नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन 24,207 पे खुला, 24,276। हालांकि आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला और एक समय रिकवरी आती दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद से फिर बाजार तेज़ी के साथ नीचे गया। हालांकि निचले स्तरों से फिर से एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन टिक नहीं पाया बाजार। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो दबाव है उससे और ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो पूरी तरीके से बेयर्स की गिरफ्त में है। 1808 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 801 शेयरों में इस समय मजबूती दिखाई दे रही है। बाजार में आखिर बॉटम कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के आसपास हम देख रहे हैं बाजार जो है बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, निचले स्तरों से बाइंग आ रही है, लेकिन आखिर में बॉटम कहां बनेगा और कहां से रिकवरी, एक्चुअल रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, एफआईज कब तक बेचेंगे, कब यहां पर रिकवरी जो है आती दिखाई देगी और कब एफआईज की तरफ से खरीदारी शुरू होगी। इन सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश होगी। और सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं आज की खास मेहमान आस्था जैन जी से। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस रिकवरी में, आज की इस तेजी में, माफ़ कीजिएगा। रिकवरी शब्द ऐसा हो गया कि वो बार बार ज़बान पे चढ़ा हुआ, लेकिन रिकवरी आ नहीं रही है। आप कैसे देख रही मैम बाजार को? ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के वापसी के बाद हो सकता है बाजार में एक जो है अब मजबूती आएगी और वो अगले दिन देखने को मिली, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई मैम। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। विपुल जी देखिए, जब हम ट्यूसडे को मिले थे मैं 24,200 का एक लेवल आपको बात कर रही बिल्कुल। थी, जिसके ऊपर अगर टिकी की निफ्टी तो हमको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी और नेक्स्ट डे तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट 24,537 तक गया, तो यानी कि 330 पॉइंट की तेजी हमें अगले ही दिन देखने को मिली। वापस से अभी मार्केट ने उसके बाद करेक्शन दिखाया। अब अगर आज के ट्रेडिंग की बात करें, सबसे पहले मैं इंट्राडे की बात करूं, कोशिश कर रही है निफ्टी ऊपर आने की। और कहां तक जा सकती है मुझे लगता है 24,180 तक पहला ट्राई करेगी निफ्टी ऊपर में आने का, यानी कि यहाँ से 35 से 40 पॉइंट और ऊपर एक बार निफ्टी आ सकती है इंट्राडे में। अगर वो लेवल पार होता है 24,185 का, क्योंकि 180 तक जाने की मैंने बात की, तो 185 4-5 पॉइंट ऊपर और मान ले, अगर वो लेवल पार होता है तो फिर सीधा 24,200 तक जाने की फिर निफ्टी यहाँ पे कोशिश करती हुई नजर आएगी। इंट्राडे में अभी के जस्ट जो चार्ट की पोजीशन बन रही है उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी निफ्टी तेज लग रही है और एक बार कोशिश कर सकती है निफ्टी यहाँ से 30-35 पॉइंट ऊपर जाने की, लेकिन वो लेवल सस्टेन हुए तो 24,200 तक भी जाने का ट्राई निफ्टी कर सकती है इंट्राडे में। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अभी कोई शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में ना ले, क्योंकि निफ्टी कोशिश में लगी भी तो है ऊपर जाने की। तो हमें देखना पड़ेगा कैसे निकलते हैं आने वाले 2 घंटे 2-3 घंटे जो भी रहेंगे। चलिए, नज़रें यहाँ पर लगा करके रखी हुई है बाजार के ऊपर, और इस बीच बहुत सारे लोगों की भी नज़रें मनी 9 पे बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग अपना सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, एक एक करके उन सवालों को लेकर के आते हैं। और शुरुआत करेंगे अविनाश शर्मा जी के प्रश्न के साथ। कह रहे हैं, सर एनएचपीसी में रिजल्ट के बाद क्या करें? एक 100 रुपये की बाइंग के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। एनएचपीसी बहुत लोगों के पास 90 से 100 की रेंज में है, कुछ लोगों का 100 से ऊपर भी खरीद गई है। कल नतीजे देखने को मिले, नतीजे बाज़ार को पसंद नहीं आए हैं। अगर कंपनी के आज अगर हम देखें तो 3.25% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। मैम, एनएचपीसी पे क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? खासतौर से आज के रिजल्ट्स की बात करें, अगर एक बार के लिए रिजल्ट्स अगर हो सके तो एक बार दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर, ताकि हमारे दर्शक जो है वो एक बार के लिए नतीजों पर जो है नज़र डाल सकें कि किस तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, कंपनी का जो एबिटा है उसमें 2% का इजाफा देखने को मिला है, 1768 से 1798 करोड़ रुपए रहा। आय में करीब 4% की बढ़त रही है और ये 2,931 से बढ़कर के 3,051 3,052 करोड़ के आसपास कंपनी का आय जो है वो रही है। वहीं जो है कंपनी के मुनाफे में आप देखिए ज़रा, ये आखिर में दर्द क्रिएट कर रहा है। 37% की गिरावट जो है मुनाफे में रही है। 1,069 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा, जो कि पिछले साल जो है 1,693 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है, ये 60.3% से घट करके 58.9% रहा है। मैम, ख़राब नतीजे और ख़राब नतीजों की मार जो है वो एनएचपीसी के शेयर पर 3.25% नीचे, हालांकि अभी भी 80 का लेवल होल्ड कर रहा है, 82 का भाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रही हैं एनएचपीसी को?
देखिए एनएचपीसी बिल्कुल नतीजे अच्छे नहीं थे, स्पेशली बॉटम लाइन में एक बड़ा डी ग्रोथ का फिगर आया है और मार्केट्स को वही पसंद नहीं आया, मार्केट वैसा बिहेव भी कर रहे हैं। लेकिन जो चार्ट्स पे स्थिति बनी हुई है वो ये दर्शा रही है कि एक बार ये ट्राई कर रहा है कि 86 तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोशिश कर सकता है ऊपर आने की, लेकिन नई पोजीशन फिर भी नहीं बनानी, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आते तो बहुत ज्यादा तेजी बनती नहीं है स्टॉक में। तो अभी नई पोजीशन ना बनाए, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पे जो व्यूअर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने लिया हुआ है, वो बैठ सकते हैं अपनी पोजीशन में कंटिन्यू में। क्योंकि मेरे को लगता है जब तक 75 का एक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें थोड़ा और अच्छी वाली डाउनसाइड देखने को मिलेगी नहीं। तो अभी लिया हुआ है तो लगाएंगे स्टॉप लॉस 74 का और पोजीशन को करेंगे कंटिन्यू। और इसमें एक बार ऊपर में निकलने का प्रयास करिए, अगर ये 86 88 के जोन जाता है और उसके बाद 90 तक भी आने की अगर कोशिश करता है तो वहां पे निकलने के प्रयास भी कर सकते हैं। पर अभी होल्ड करने की सलाह है। ये पर्टिकुलरली जो एडवाइस दी जा रही है, जो हमारे व्यूअर जिनका प्रश्न था, सिर्फ उन्हीं के संदर्भ में दी जा रही है। उन्हीं के संदर्भ में है मैम ये एडवाइस, लेकिन ये जो इसके इर्द गिर्द के शेयर हैं, जैसे आज एनएचपीसी में दबाव देखने को मिला तो एसजेवीएन भी टूटा हुआ है और बाकी शेयर में भी दबाव हम देख रहे हैं, जो कि इरिडा में लगातार फिर से 200 के नज़दीक आ गया है। इरिडा और एसजेवीएन में क्या करें, यहाँ पर भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरा पीएसयू पैक ही डाउन है, लेकिन अगर पावर के अगर इन तीन शेयरों की बात करें, एनएचपीसी पे आपकी बात हो गई, एसजेवीएन भी डाउन है, इरिडा में भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए इरेडा में जो गिरावट है उसमें एक ही इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है बार बार, 222 का। जब तक ये 222 के ऊपर नहीं निकलते, यानी कि यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर, यानी कि यहाँ से 10% तेज, जब तक ये इतना तेज होके सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें वापस तेजी लौटेगी नहीं। लेकिन नीचे में एक मेजर सपोर्ट भी ये बार बार होल्ड कर रहा है, जो जी। कि 188 के लेवल पे आता है। तो मेरे हिसाब से 188 से लेके 220 22 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन 188 का अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर गिरावट गहराती हुई नजर आएगी। तो अभी मेरे को लगता है नई पोजीशन तो इसमें भी नहीं बनानी है, लेकिन बहुत लोगों ने लिया हुआ है, वो 187 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में होल्ड करें। किसी भी वजह से अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर एग्जिट करना है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे अपनी होल्डिंग को। ऊपर में एक बार 218 का लेवल पार हुआ तो 240 तक की चाल पकड़ता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। दूसरी तरफ एसडीवीएन की बात करें तो एसडीवीएन, इरेडा, इन सब के चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। बड़े रेसिस्टेंस में अटका हुआ है 123 का। एसजेवीएन एक दायरेमंद कारोबार करता हुआ नजर आएगा 105 से 125 के बीच में। पहली चीज तो ये। दूसरी, 125 का लेवल क्रॉस कर देता है तो और अच्छी तेजी बनेगी, लेकिन नई तेजी के लिए उसके ऊपर ही हम देखेंगे, अभी नहीं देखना है, यानी कि खरीदना नहीं है नई तेजी के लिए। लेकिन लिया हुआ है तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 125 का पहला लेवल, उसको ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो 135 तक का दूसरा टारगेट भी रखा जा सकता है। ठीक है मैम। इस बीच मोहम्मद नज़ीर अली साहब का सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद नज़ीर अली साहब यह जानना चाह रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जो कि इन्होंने 73 के एवरेज पर लिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसको 4 साल होल्ड कर सकता हूं, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और इनको भी लॉस हो रहा है। यहाँ पर 73 पे लेकर के 65 का लेवल देखने को मिल रहा है। उम्मीद थी कि मर्जर के बाद जो है एक रिकवरी आएगी, लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 65-66 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम शेयर पे नजर डालें तो करीब 10% के आसपास का करेक्शन हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे पहले आपका व्यू, और फिर कल ब्याज दरों में कटौती हुई है अमेरिका में, उस पर भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे जरा बात करना चाहेंगे मैम। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी एक दायरेमंद कारोबार दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि मोटा मोटी है 59 से 69, मतलब 71, यानी कि 59 से लेके 71 के बीच में ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 59 का लेवल तोड़ देता है, उसके नीचे टिकने लग जाता है, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। क्योंकि 59 का अगर लेवल टूटा तो फिर ये अपने 52 वीक के लो के आसपास का लेवल बनाना चालू कर देगा। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से उसमें फिर और दिक्कत आ सकती है। तो अभी होल्ड करना है 59 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें अभी इनिशियल टारगेट अगर तेजी लौटी तो 70 तक के देखने को मिलेगी। ठीक। मैम बैंकिंग पे क्या व्यू ले रही हैं इस समय आप, और उस पर आए उससे पहले दिसंबर में आरबीआई का रेट कट होना है, और उससे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किए हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि
कल यूएस में रेट कट हुआ है। जरा हम चाहेंगे कि उसके फेड पे क्या कुछ बातें हुई निकल करके आई हैं, उसको भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाएं। 4 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है फेड की तरफ से, और उसके बाद लगातार ये दूसरी बार है कि जब फेड की तरफ से ये कटौती की गई है। अमेरिका में ब्याज दरें घट करके 4.5 से 4.75 की रेंज में जो है वो वहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई दी हैं। और हालांकि फेड की तरफ से कहा गया है कि अभी जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% का, उससे अभी दूरी बनी हुई है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं उसके चलते जो है वो कटौती की गई है। अमेरिकी महंगाई दर भी अब संतुलित बताई जा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वो एक कंसर्न जो है वो फेड के लिए है। तो अर्थव्यवस्था के धीमेपन को मजबूत करने के लिए ये रेट कट किया गया है, और उन्होंने कहा कि अब फ्यूचर में जो है वो रेट कट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब दुनिया भर में रेट कट का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कल हमने डाउ नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाते हुए देखे, लेकिन भारतीय बाजार पे उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। 10 साल की बॉन्ड में हमने देखा कि निचले स्तरों से रिकवरी रही। मैम, दिसंबर में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, और दिसंबर में क्या भारतीय बाज़ारों में रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं, और बैंकिंग पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी आप अपने क्लाइंट्स को, अपने जो लोग आपसे सलाह लेते हैं, उनको क्या सजेशन दे रही हैं, बैंकों में अभी क्या करना चाहिए, और आपके पसंदीदा बैंक कौन से होंगे? जी, देखिए मेरे हिसाब से दिसंबर में एक रेट कट हो सकता है, और दोनों ही पहलुओं पे मैं बात करती हूँ। मुझे तो लगता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही जगह रेट कट होने की संभावना दिसंबर के महीने में रहेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी तरफ मेरे हिसाब से अभी बैंकिंग स्टॉक्स ठीक ठाक लग रहे हैं। कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही लगते हैं। तो उनमें जैसा कि आपने पूछा कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक आपको यहाँ पे ज्यादा पसंद आता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी गिरावट आती है तो सिटी यूनियन बैंक ये बढ़िया लगता है। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे गिरावट में 174 175 के जोन में खरीदारी करेंगे तो बढ़िया रिटर्न दिखाता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। और इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं वो 190 से 195 तक के रहेंगे। तो एक बैंकिंग काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो सिटी यूनियन बैंक है। बाकी सब बैंकिंग स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, इतने बहुत ज्यादा दम नहीं है। वैसे तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से चार्ल्स पहले भी आई भी है। तो सिटी यूनियन बैंक मेरे को लगता है कि खरीदारी का अच्छा मौका देता है। सिटी यूनियन बैंक जो है वो खरीदारी का एक अच्छा मौका यहाँ पर बैंकिंग के अंदर वो निकल करके आता हुआ हो सकता है। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और अगले दर्शक हमारे पास अपर सर्किट जी ने सवाल भेजा है। करें नमस्ते विपुल जी, आस्था मैम, और करें आस्था मैम इज़ माय फेवरेट एनालिस्ट। तो आप इनकी पसंदीदा एनालिस्ट हैं, और ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुजरात गैस के बारे में, और कि गुजरात गैस के 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 545 की इनकी खरीद का भाव है। अब ये क्या करें, इसको लेकर के ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें गुजरात गैस का भाव 3.25% नीचे है, 523 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी क्या स्ट्रेटजी आप इन्हें सजेस्ट करेंगी, क्योंकि इनकी खरीद 545 की है, तो 20-22 रुपये का पर शेयर इनको नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में ये भी 12-13% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। मैम, क्या करना चाहिए? ऊपर से जब फिसला तो फिर फिसलता ही गया गुजरात गैस, रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आएगी। एक बार 500, अभी 23 चल रहा है तो 528 और उसके बाद 540 तक के लेवल्स तक की रिकवरी आ सकती है। तो वहां तक की रिकवरी हम देख सकते हैं, उसकी होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन इनको लगाना रहेगा अपनी पोजीशन में 489 का। तो 489 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में कंटिन्यू करें। ऊपर में पहला टारगेट 540 और उसके बाद 560 के बाद के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। जी, चलिए इस बीच जो है हमारे साथ हितेश जी जुड़ चुके हैं, योगेश माफ़ कीजिएगा, योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं सर? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। योगेश जी कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं सर। मैं ऋषिकेश से बोल रहा हूँ सर। ओहो, ऋषिकेश से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और अक्सर वहाँ पर जाना हुआ है राफ्टिंग के लिए, राफ्टिंग के सिलसिले में। बड़ी खूबसूरत जगह है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल आइए, कभी अपनी टीम के साथ आइए। आप बिल्कुल स्वागत है ऋषिकेश में। बिल्कुल, दुनिया थैंक के यू। बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं आपके सारे शो देखता हूँ जी, और उससे थैंक यू। काफी कुछ सीखने को मिलता है मुझको। जी जी, धन्यवाद सर। काफी शेयरों में, कुछ शेयरों में सर मैं काफी फंसा हुआ हूँ, लॉस में भी चल रहा हूँ। बिल्कुल। तो उसी क्या वजह से सर ज्यादा किस पर सवाल है सर आपका? सर मैं एक तो पूछ रहा हूँ, इस पे नेस्ले में क्या करना चाहिए सर?
नेस्ले इंडिया में। नेस्ले इंडिया पे आपने किस रेट पे लिए हुए हैं? सर नेस्ले इंडिया सर मैंने लिया हुआ है सर ये, जी, सर मैंने ले रखा 2635 रुपये में। 2635 पे आपने लिया हुआ है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर मैं 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ। 3 महीने होल्ड कर 3 महीने सकते बाद पेमेंट, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है सारी मुझे। 3 महीने बाद एक बार निकलना पड़ेगा मार्केट से सर। 3 महीने बाद एक बार निकलना पड़ेगा। नेस्ले में सर चूँकि माफ़ कीजिएगा, रूरल डिमांड के रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है, तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में नतीजे जो हैं वो थोड़े बेहतर नेस्ले के होते हुए दिखाई दें। हालांकि नेस्ले की तरफ से भी कहा गया कि थोड़ा सा अर्बन डिमांड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रूरल डिमांड में थोड़ी बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी जो है 2281 2282 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आस्था जी, क्या सलाह रहेगी? 3 महीने बाद इनको कुछ एक पेमेंट्स करनी है तो ये मार्केट से बाहर निकलेंगे और अपने जो भी इनका निवेश है उसको हल्का करेंगे। अभी यहाँ पे लॉस हो रहा है इनको 400 रुपये पर शेयर से ज़्यादा का। आप इनके लिए क्या सलाह देंगे अभी? सबसे पहले अगर नेस्ले की यहाँ पे बात करें तो नतीजे बिल्कुल आपने सही बताया, नतीजों में दम नहीं था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 7% की गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। और चार्ट्स पे पोजीशन भी कुछ बहुत मजबूत नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक कोशिश ये कर सकता है 2340 तक ऊपर में जाने की, बट वो बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि चार्ट अभी भी थोड़े वीक ही लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नेस्ले इंडिया में अभी तो एवरेजिंग ना करें, क्योंकि इन्होंने एवरेजिंग के लिए भी बोला था। थोड़ा और गिरावट आती है टिल द लेवल ऑफ 2185, यानी कि यहाँ से 95 पॉइंट नीचे, तब जाके खरीदारी के बढ़िया मौके इस काउंटर पर मिलेंगे। ठीक, मिताली जी का सवाल ले लेते हैं। मिताली बर्मन जी हैं और मिताली जी एलाइड डिजिटल के ऊपर इनका प्रश्न आया हुआ है और इन्होंने 272 रुपये के भाव पर ये खरीदारी की हुई है और जानना चाह रही हैं कि अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम जरा एलाइड डिजिटल के भाव को देखें, 273 के आसपास चल रहा है। आज 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी ब्रेक इवन पर ही है मैम, लेकिन क्वांटिटी इनके पास जो है वो ठीक ठाक है। मिताली जी के पास नहीं, माफ़ कीजिएगा, अच्छा वो सवाल ऊपर नीचे हो गया था। 40 शेयर इनके पास है। तो अब ये क्या करना चाहिए इनको? 272 पे लिया हुआ है, 273 का भाव है, 1 रुपये हैं इनके, मतलब 1 रुपये के आसपास के प्रॉफिट पे ही हैं, अभी लॉस में नहीं है, ये अच्छी बात है। आपका सजेशन, आपका सुझाव क्या रहेगा? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लाइट डिजिटल को लेकर के? देखिए, अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर होल्ड करिए, क्योंकि चार्ट्स तो अभी थोड़ा सा वीकनेस और दिखा रहे हैं, लेकिन ये कॉस्ट टू कॉस्ट खड़े हैं, बाद में वापस ठीक हो जाएंगे। चार्ट लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा नहीं दिक्कत रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जरूर है कि अभी तो चार्ट वीकनेस दिखा रहे हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बहुत गिरता है तब भी फर्क नहीं पड़ता, वो कैटेगरी में अगर आप हो तब तो आप होल्ड करो, नहीं तो एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाओ मैम, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी अभी चार्ट में आ नहीं रही है। फिर नीचे में आप चाहो तो वापस एंटर कर लेना, एटलीस्ट हमारी कैपिटल सेव रहेगी। नीचे में कहाँ एंटर करने के बढ़िया मौके ये चार्ट देगा? मेरे हिसाब से 240 250 के जोन में, फिर वहां पे आप वापस से री एंटर करो। अभी तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, तो मेरे हिसाब से बेटर है कि यू एग्जिट फ्रॉम दिस काउंटर, क्योंकि चार्ट के हिसाब से थोड़ा और गिरावट ये दिखा सकता है। ठीक, मिताली जी, एक बार अभी आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि 1 रुपये आपको बन ही रहे हैं। एक बार एग्जिट कर लीजिए, ब्रोकरेज जाएगी खाली, कोई बात नहीं, लेकिन फिर दोबारा नीचे के लेवल पे आप चाहें तो एंट्री कर सकती हैं। अभी के लिए निकल जाइए, सही समय पर आप एग्जिट कर लेंगी, वो अच्छा रहेगा। बाद में पेन अगर बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रतीक अग्रवाल जी का सवाल जो है, कह रहे हैं कि आस्था मैम जी को मेरा प्रणाम, और कह रहे हैं मेरे पास एडीएफ फूड्स के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव 273 रुपये है एडीएफ फूड का। और अभी अगर हम देखें एडीएफ फ्रूट का जो भाव देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 294 रुपये के आसपास। तो 20-21 रुपये यहाँ पर ये भी प्रॉफिट में है। तो मुझे लगता है हाल फिलहाल में ही शायद इन्होंने ख़रीदारी की होगी, लेकिन आज जो है ठीक ठाक गिरावट है, 3% से ज़्यादा की टूटा हुआ है शेयर। क्वांटिटी इनके पास ठीक है मैम, 1000 से ज़्यादा शेयर इनके पास है और नज़रिया हमें पता नहीं है। कह रहे हैं कि रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो क्या मुझे अभी ये शेयर होल्ड करना चाहिए? तो रिजल्ट वाकई में जो है अच्छे रहे थे और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले कंपनी में एक ब्लॉक डील भी छोटी सी होती हुई दिखाई दी थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी एडीएफ फूड्स को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए, प्रॉफिट में है? जी बिल्कुल, रिजल्ट्स पे देखा जाए तो यहाँ पे 35% की ग्रोथ भी हमने देखी थी। और मेरे हिसाब से एक ही चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगती है इस काउंटर पर, वो है उसका पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन। वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। रिजल्ट जब तक अच्छे आ रहे हैं, हायर वैल्यूएशन जस्टिफाई कर देते हैं स्टॉक की,
तो होल्ड करने की ही सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है 267 के लेवल पे। जी बिल्कुल, 267 पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई है, वो लेवल ब्रेक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो 266 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करें। पहला टारगेट 325 का रखें। पहला टारगेट 325 का है। अगला सवाल ट्रेंड को लेकर के है, अभिषेक कुमार जी का। कह रहे हैं विपुल जी और आस्था मैम को हमारा प्रणाम, आपको भी सत सत प्रणाम अभिषेक जी। कह रहे हैं शुभ छठ पूजा आप सभी को भी, आपको भी छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद सर, बहुत बहुत शुभ पूजा हो आपकी। और कह रहे हैं मुझे ट्रेंड में एंट्री कब और किस लेवल पर करना सही रहेगा। तो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री के लिए ये वक्त सही है? आज 2-2.25% नीचे भी है शेयर, 6,366 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 20-21% की गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो क्या कुछ बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, अभी और करेक्शन बाकी है? देखिए और वेट कर लेना चाहिए विपुल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा और ये डाउन साइड दिखा सकता है। तो वैसे भी रिजल्ट्स कोई इस तरह के नहीं थे कि तुरंत एंट्री करने जैसा ये काउंटर हो। तो मेरे हिसाब से अभी से थोड़ा और वेट करने की मैं सलाह दूंगी। एक स्टॉप लॉस के साथ अभी वेट करेंगे। स्टॉप लॉस तकरीबन 5900 के जोन में रखना है। नई एंट्री तो करनी नहीं है, ये स्टॉप लॉस दिया जा रहा है जो कि लिए हुए हैं उनके लिए। तो 5900 के स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने लिया है वो वेट कर सकते हैं, पर नई एंट्री अभी ना करें क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा और फिसल सकता है और नीचे में हमें थोड़े और यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने लिया हुआ है, पर नई एंट्री इसमें अभी ना करें। अभी मत करें नई एंट्री, यही सलाह है आपके लिए, वेट कर लीजिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आदेश जी जुड़ चुके हैं। आदेश जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, क्या हाल है? कैसे कैसे हैं आदेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? और आदेश कीजिए, क्या आदेश है आपका? सर मैं पंजाब बठिंडा से बोल रहा हूँ जी। ठीक है अभी हालात हालात सर, अच्छे मेरा ही रहे क्वेश्चन सर, हम है, तो यही चाहेंगे। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन अडानी ग्रीन पे है। मेरे पास 15 हैं शेयर हैं जी। 1770 पे। 1770 पे लिए हुए हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर कर सकता हूँ उसको, कोई मतलब इमीडिएटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है निकालने की। इमीडिएटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चलिए अच्छी बात है सर। और यहाँ पर एक कल बुरी खबर आई और उसके बाद से अदानी ग्रीन की अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। खबर यहाँ पर ये थी कि MSCI इंडेक्स में जो है शामिल होने की भरपूर उम्मीदें थी, लेकिन चूंकि सेबी की तरफ से एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, उसके बाद से हमने देखा कि अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर एक दबाव जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला। 7-8% से ज़्यादा की गिरावट अदानी ग्रीन के शेयर में कल देखने को मिली। आज भी ये शेयर टूटा हुआ है 1.5% के आसपास। 2 दिन में ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। मैम अभी क्या करना चाहिए? इनकी खरीद 1770 की है। देखिए अदानी ग्रीन की यहाँ पे बात करते हैं तो खरीदारी 1770 की है और ये एक अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे अभी ये होल्ड कर रहा है जो कि 1580 के स्तर पे आता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल ये होल्ड कर गया तब तो ठीक है, लेकिन 1580 से लेके 1540 के एक्चुअली क्रूशियल लेवल है। अगर वो ब्रेक कर देता है स्पेशली 1580 का, तो थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक लग रहा है ये काउंटर, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में बैठेंगे, वो रहेगा 1540 का। पर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, वापस ठीक हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जरूर तैयारी रख सकते हैं, थोड़ी और गिरावट ये दिखाए। 1540 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, वापस तेजी लौटी तो 1730 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है मैम। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ हैं अजीत नांडोला जी। नहीं माफ़ कीजिएगा, जायद अली साहब हमारे साथ हैं। और जायद अली साहब कह रहे हैं कि RVNL के शेयर इनके पास हैं 503 के भाव पर, इन्होंने 402 शेयर लिए हुए हैं। करें 1 महीने का टाइम है, क्या करें? आज गिरावट है, आज गिरावट है क्योंकि कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं और नतीजों के बाद जो है अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आपकी ख़रीद आपने बताया कि 503 की है, तो और अभी 452 आ चुका है। आज ही आज 26 रुपये करेक्ट हो गया, तो अभी तो आप नुकसान में हैं। अब 1 महीने में इस बुरे नतीजों का क्या से रिकवर हो पाएगा शेयर, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैम न सिर्फ RVNL बल्कि नतीजों के बाद हमने देखा कि
बाकी शेयरों में भी दबाव है आज। उसमें इरकॉन है, IRFC है, सब में आज हम देख रहे हैं कि दर्द देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने सोचा था इसको बदिंग में डिस्कस करेंगे, बदिंग में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन IRFC और RVNL इन दो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी क्या करना चाहिए? आज की इस खराब नतीजों का असर शेयर में दबाव। जी बिल्कुल, शेयर में दबाव है और अब ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल यानी कि 487 का जब जी तक वो नहीं तोड़ता तब तक अब इसमें वापस से उम्मीद ना करें कि बढ़िया तेजी आएगी। तो 487 या फिर मोटा मोटी मान ले तो 490, जब तक 490 का लेवल नहीं ब्रेक होता आरबीएनएल में तेजी नहीं आएगी। ये मैं सिर्फ चार्ट्स की स्टडी करके बता रही हूँ। नीचे में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ये होल्ड करके रखेगा 390 का, और वो अगर ब्रेक हुआ तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अभी आरबीएनएल में मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए होल्ड ही करना है, क्योंकि ये स्टॉक इतने बढ़िया है कि अभी नतीजे अच्छे नहीं आए, पर हो सकता है कि 3 महीने या 4 महीने, एक क्वार्टर बाद, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि दिसंबर का क्वार्टर भी अगर छोड़ दे तो उसके बाद से फिर नतीजों वापस से हम एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखेंगे। तो जी तभी वापस ये चाल भी पकड़ सकता है अपसाइड की। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है स्ट्रिक्टली वही स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखें, जो कि 390 के स्तर पे रहेगा। तेजी के लिए एक बार 490 का लेवल जरूर तोड़ना जरूरी है। अगर उसके ऊपर गया तो ही इसमें वापस तेजी लौटेगी, जो इसको 500 के पार लेके जाएगी। तो उस लेवल को भी क्लोजली वॉच करें। ठीक मैम, IRFC भी अगर आप ऐड कर दें इसमें तो। जी बिल्कुल, आईआरएफसी की बात करें तो ये काउंटर भी अभी अच्छा, ये काउंटर में भी इतनी खराबी नहीं है देखिए, पर जी यही है कि ये भी अभी अपनी रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। जो इसे ऊपर जाने नहीं देगा वो लेवल 162 का है। अगर ये 162 का लेवल तोड़ दे, उसके ऊपर एक दो दिन तक लगातार क्लोज कर दे, तो ये भी काउंटर ठीक हो जाएगा। तो ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं अब ये अपने क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल के बीच में चल रहे हैं। तो उन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स रखें। मेरे हिसाब से आईआरएफसी में भी अभी क्रूशियल सपोर्ट है 130 के लेवल पे, तो जी उसी का स्टॉप लॉस रख लें और पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है मैम। इस बीच रेणु सिंघल जी कह रही हैं कि वॉरी एनर्जी के IPO को अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं। मैम थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी वाह के IPO है सेगमेंट में, अस्थाई से इस पर भी बातचीत कर लेंगे और बाकी जो IPOs खुले हुए हैं उस पर भी डिटेल में बातचीत होगी, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए। श्याम चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं मैंने एक दिन 100 रुपये भी भेजे थे, फिर भी मेरा सवाल नहीं लिया गया, आज ही आपका सवाल ले लिया जाता है सर। कह रहे हैं बिरला सॉफ्ट के 730 रुपये के भाव पर इनके पास 40 शेयर हैं और अभी मुझे क्या करना चाहिए। बिरला सॉफ्ट पे कल भी हमने बातचीत की थी, 575 के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है 730 में, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में अभी फ़िलहाल कामकाज कर रहे हैं। हालांकि एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ये शेयर। मैम क्या करना चाहिए बिरला सॉफ्ट में? थोड़ा काफ़ी ऊपर की खरीद में फंस गए हैं ये, अभी क्या वेट करना चाहिए या फिर एग्जिट? देखिए, बिरला सॉफ्ट की बात करें तो एग्जिट ना करें। देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, मुझे लगता है आईटी सेक्टर ठीक रहना चाहिए। इनफैक्ट जो ट्रम्प जी भी आए हैं अभी पावर में, तो वो आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है। और उस हिसाब से मैं आईटी इंडस्ट्री पे पॉजिटिव हूँ, और चार्ट भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जो हैं वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो वो भी एक दर्शाता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा अगर होल्ड करेंगे तो ऊपरी स्तरों पे लॉस कम हो जाएगा। उसी के मद्देनजर अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। और स्टॉप लॉस जो लगाना है पोजीशन पे वो 530 के स्तर पे लगा लीजिए। तो 530 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस में होल्ड करें। मुझे लगता है एक बार पक्की कोशिश करेगा 595 यानी कि 600 और 615 तक जाने की। जी इनफैक्ट ऊपर में 620 के ऊपर के भी लेवल्स हमें बाद में भी दिखा सकता है, लेकिन पहले ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने जरूरी है। पर होल्ड ही किया जाना चाहिए, एग्जिट ना करें। स्टॉप लॉस जो दिया गया है 530 का, उसके साथ। ठीक। चलिए इस बीच जरा जेम्स जी से बातचीत कर लेते हैं, हैदराबाद से हैं हमारे साथ, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जेम्स जी को नमस्कार। सर विपुल साहब नमस्ते साहब। कैसे हैं सर? जेम्स कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हैदराबाद में कहाँ से बोल रहे हैं? अब मैं हैदराबाद से मियापुर से बोल रहा हूँ सर। मियापुर से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं हैदराबाद में? मैं तो जोमेटो में करता हूँ सर, डिलीवरी करता हूँ सर मैं। बहुत अच्छी बात है सर। बताइए शेयर बाजार में कब से आप कामकाज कर रहे हैं और क्या क्वेश्चन क्या है आपका? सर मैं तो 6 मंथ से मैं तो शेयर बाजार में आ गया साहब मैं। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ साहब मैं। ओके।
और कैसे लग रहे हैं मॉर्निंग नाइन के प्रोग्राम आपको? बस ठीक लग रहा साहब। मैं डेली 1 o'clock से मैं आपको चैनल में देखता हूँ साहब। थैंक यू, बहुत थैंक दिन यू। से आपको ट्राई कर रहा हूँ साहब, मेरे को नहीं लगा था फोन। अभी मेरे अरे गुड सर। लक है अभी आपसे मिलके साहब, बहुत हैप्पी हो रहा हूँ साहब मैं भी बहुत हैप्पी हूँ सर आपसे बात करके। और हैदराबाद मेरे सर। पसंदीदा जगहों में से एक है, और वहाँ की बिरयानी के तो क्या ही कहने, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जब भी जाना होता है तो मतलब अद्भुत स्वाद है हैदराबाद का। हाँ, तो आप चूँकि जोमेटो में डिलीवरी करते हैं, तो जहाँ जहाँ डिलीवरी करने जाएं वहाँ पे मनी नाइन को जो है, मनी नाइन का प्रचार जरूर कर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है साहब, ठीक है साहब, जरूर ओह, करूँगा साहब, क्या क्या क्वेश्चन क्या है सर? जरूर करूँगा। साहब मेरे पास 25 ऐड साहब, 25 ऐड शेयर्स है। जी आज रेट ऑफ 2230 में लिया था 55 शेयर्स। जी। अभी मैं 6 मंथ तक वेट करता हूँ था। अभी मैं ये रेट में नहीं तो और गिरावट में एवरेज कर सकता हूँ या और क्या करना बोल के आपको फोन किया था साहब। ओके सर, अभी तो थोड़ा सा पेन यहाँ पर है पूरे डिफेंस में ही। थोड़ा सा अब आपको धैर्य या तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है थोड़ी सी। आपने 2200 के ऊपर लिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी ऊपर का रेट आपने आपकी खरीद से है। कितने समय होल्ड कर सकते हैं, क्या सोचा? 6 मंथ तक, 6 मंथ या 7 मंथ। 6 मंथ, चलिए 6 to 12 मंथ, चलिए टाइम फ्रेम अच्छा है। लेकिन अभी आज तो पूरे पीएसयू में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है, तो ये तो 4-5% टूट गया है। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? 2200 प्लस पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, अब आज तो 72 रुपये टूट गया है। 1452 का लेवल देखने को मिल रहा है कोचिन शिपयार्ड में। हैदराबाद से हैं हमारे दर्शक जेम्स, क्या सलाह रहेगी आपकी जेम्स को? देखिए, क्वेश्चन शिपयार्ड की बात करें तो सर लॉन्ग टर्म में ये वापस से मुझे लगता है आपके लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स भी खराब है, और ये सब स्टॉक्स क्या थे, बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, तो हमने इनमें करेक्शन भी ज्यादा देखा है। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म से मैं अब जो भी यहाँ पे बोल रही हूँ उसमें मिनिमम 6 महीना तो आप आराम से मानिए। यानी कि अगर अभी नवंबर चल रहा है तो आराम से इसमें हम कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक तो आपको इसको होल्ड ही करना होगा। तो आप मिनिमम 6 महीने के नजरिए से इसमें बने रहिए। एक स्टॉप लॉस भी मैं देती हूँ जो तकरीबन आ रहा है 1160 के जोन में। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा तो नहीं लगा पाएंगे, तो 1300 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो 1300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अभी तो इसमें अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। ऊपर में अगर ये एक बार तेजी पकड़ा तो पहला 1650 और फिर 1700 तक भी जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। और आप चाहें तो फिर से वापस अपनी पोजीशन रिव्यू करवाएंगे अगर तेजी पकड़ता है और उन लेवल्स पे आता है। पर अभी होल्ड करिए पेशेंटली, और स्टॉप लॉस जो दिया गया है 1300 का, उसके साथ ही होल्ड करने की सलाह है। चलिए, तो ये आपके लिए फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड पे नज़र आती बात निकल के आई है। मैम चूंकि बात डिफेंस पे शुरू हुई है, तो एक दो शेयर और अगर हम बातचीत कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारे जो बाकी दर्शक हैं उनके लिए आसानी होगी। वो एक तो मझगांव डॉक, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, और दूसरा है एचएल। पहले तो मझगांव से ही शुरू करते हैं। मझगांव में भी क्या अभी 6-7-8 महीने होल्ड करना पड़ेगा जो लोग हाई लेवल पर फंसे हुए हैं, या फिर आपको लगता है यहाँ पर रिकवरी थोड़ी तेज़ हो सकती है? देखिए, इसमें भी अभी तो होल्ड करना पड़ेगा। रिकवरी तेज भी आ सकती है अगर कंपनियां अपने नतीजे वापस से बढ़िया देने लग जाएं, पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी काफी पकड़ के रखता है। जैसे कि अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है जो कि 3800 का है। जब तक ये 3800 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक दिक्कत लगती नहीं, और हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लेकिन बार बार 3800 के आने की मतलब वहां तक नहीं जाएगा। उसके बाद वापस से एक रिबाउंड करने की कोशिश करेगा नीचे आके। तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तुम्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी। इसमें इमीडिएट टारगेट जो रखा जा सकता है स्टार्टिंग का, वो 4500 का रहेगा, और उसके बाद 4650 का रहेगा। लेकिन हाँ, 3 से 6 महीना आप अभी मिनिमम समय मान के होल्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक, 3 से 6 महीने का नज़रिया क्या एचएल में भी अपनाना चाहिए? अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट जो है 4447 का लेवल देखने को मिल रहा है, 4447 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी एचएल को लेकर के? यहाँ पर कब से हम देखेंगे उड़ान भरते हुए शेयर को? देखिए, एचएल में भी एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जो 4600 का आ रहा है, वो बार बार उसी को फेस करके और वहीं से पलटता है। इनफैक्ट 4670 तक का मैं बोलती हूँ, तो वो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। वो एक जिसे हम कहते हैं रुकावट है, क्योंकि वहां तक जाता है और फिर पलट के आ जाता है। वो ब्रेक हुआ तो और भी अच्छा तेज होगा, पर ये काउंटर भी मल्टीपल सपोर्ट्स पे अभी बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी वेट ही कर लेना बेटर रहेगा।
और इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 3,900 का रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मुझे लगता है हाई चांसेस है कि उसके नीचे नहीं जाएगा। तो जी 3,900 का, क्योंकि हम यहाँ समय सीमा भी मिनिमम 6 महीने दे रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉसेस भी बड़े दे रहे हैं। तो ठीक। 3,900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह जी है। आज मैम बैंकों पे बहुत भर भर के सवाल आ रहे हैं, तो दो तीन बैंकों पे जरा बात कर लेते हैं। पहले जरा मृणाल शर्मा जी ने भेजा हुआ है हमें जो सवाल जो है, मृणाल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी प्लीज़ एड्रेस माय क्वेश्चन। इंडसइंड बैंक के ऊपर इनका सवाल है और कह रही हैं कि मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू करना है, और कह रहे हैं कि 3 साल का इनका नज़रिया है और इन्होंने 150 शेयर ले रखे हैं 1250 के भाव पर। इनके पास से ये शेयर बने हुए हैं और अभी अगर हम देखें तो 1056 ये भाव देखने को मिल रहा है मैम। इनकी खरीद जो है वो 1250 की है, लॉस में है अभी। मृणाल जी क्या सलाह रहेगी इंडसइंड बैंक को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, जब तक 990 का लेवल इसने बचा के रखा हुआ है, तब तक उम्मीद है कि वापस से थोड़ा सा रिबाउंड हो जाए। बहुत मेजर सपोर्ट आ रहा है 990 के लेवल पे। तो अभी तो वही लेवल का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं पोजीशन होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। वैसे चार्ट्स वीक बने हुए हैं, तैयारी रखिए। थोड़ी और गिरावट हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है, पर 990 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर लीजिए और उसके बाद फिर वापस से पोजीशन को रिव्यू करवाइए। ऊपर में मेरे हिसाब से कोशिश करेगा ये तेजी में आने की। तो इसमें जो लेवल अब हमें ऊपर में देखने को मिलेंगे वो 1098 से 1100 के रह सकते हैं। तो 1100 तक जाने की भी कोशिश कर सकता है अप साइड में। ठीक। करण चौरसिया जी का प्रश्न आया है, उनका भी बैंक के ऊपर ही सवाल है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इनका सवाल है। 135 की बाइंग है मैम, 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। बैंकों में बहुत लोग फंस गए हैं और वेट भी काफ़ी लंबा थोड़ा हो गया है, 1 क्वार्टर से ऊपर हो गया, शेयर चल नहीं रहे हैं। अभी 117 118 के आसपास यूनियन बैंक का शेयर चल रहा है और इनकी खरीद 135 की है। तो 17-18 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर लॉस हो रहा है। आज करीब 2% के आसपास की गिरावट है। हालांकि रिकवरी थोड़ी बहुत आई थी बीच में, पिछले 1 महीने में करीब 2-2.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर ओवरऑल व्यू क्या होगा मैम अभी उत्कर्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, क्या वेट करना चाहिए इनको? देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट, ये जो बार बार रुकावट फेस कर रहा है वो 125 के स्तर पे है। वहां से जाता है, वहां तक जाता है और फिर पलट के आ जाता है। एक बार 125 का स्तर पार किया तो ये तेजी और भी बढ़ेगी। इसमें से निकलने की जरूरत नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स में से। मैं मानती हूँ थोड़ा सा अभी वीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी चार्ट्स इतने खराब नहीं है कि हम एग्जिट करने की सलाह दें। इसलिए होल्ड करें और ये भी बिल्कुल ध्यान रखें कि एक बार 125 का स्तर पार कर ले। नीचे में स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? मेरे हिसाब से बढ़िया स्टॉप लॉस जो देखने को और लगाने को रहेगा वो 105 के स्तर पे आता है या मोटा मोटी 100 के स्तर पे आता है। तो 100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पहला टारगेट 125, लेकिन 125 का स्तर पार हुआ तो फिर हमें 140 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर में। जी अब जो है और भी बैंकों पे सवाल है, लेकिन पहले जरा एक सवाल उत्कर्ष तिवारी जी का ले लेते हैं। उत्कर्ष जी टाटा मोटर्स पे जानना चाह रहे हैं, 500 शेयर इनके पास हैं और कह रहे हैं 1080 पे इन्होंने लिया हुआ है। कह रहे हैं कि कुछ बताएं प्लीज़, अभी एवरेज करूं या नहीं। एवरेज को लेकर के काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं कि एवरेज करना चाहिए, शेयर नीचे जा रहा है। अभी चूँकि इनको भी लॉस ठीक ठाक हो रहा है, 1080 पे लेके रखे हुए हैं और 805 का लेवल है, तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास, 350 से किसी के आसपास जो है इनको लॉस पर शेयर हो रहा है। 2.25% आज भी टूटा है और ऑटो पैक के लिए फ़िलहाल पिछले जो महीना गया है बीता वो अच्छा नहीं रहा, 1 महीने में ही 12-13% करेक्ट हो चुका है। क्या करें मैम? पिछले 6 महीने में 20% का नेगेटिव रिटर्न। टाटा मोटर्स पे वैसे तो लोग पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अभी के हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और अभी थोड़ा सा और वीक हो सकता है। माइट भी कोशिश कर सकता है 785 तक ये जाए, तो उसकी भी तैयारी रखें। अभी 804 चल रहा है, तो यहाँ से 15-20 पॉइंट तो और ये गिरावट दिखा सकता है। लेकिन मैं टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को लंबे समय के लिए होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि लॉन्ग रन में ये कंपनियां देर सवेर वापस से अच्छे रिटर्न्स देती हुई नजर ही आती है। तो अभी लॉस बुक करने के बजाय थोड़ा समय सीमा बढ़ा लीजिए, क्योंकि मार्केट वीक है सर, उसमें अभी हम करेक्शन देख रहे हैं, इसलिए हर जगह अभी हम पेशेंटली होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। तो अभी मैं इस काउंटर में भी होल्ड करने की सलाह ही दूंगी और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 750 का है। 750 का है। अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि आर पावर के ऊपर इनका सवाल है, 1100 शेयर ले रखे हैं 45 रुपये 50 पैसे पे।
और कह रहे हैं कि अब लोअर सर्किट लग रहा है, ये कितना गिर सकता है, यहाँ वापस या ऑफिस वापस ऊपर आ सकता है। 6 महीने का इनका नज़रिया है रिलायंस पावर पे। सर ये जब शेयर अपर सर्किट लगा रहा था ना, ऊपर जा रहा था, तो भी बहुत जो टेक्निकल हो या फंडामेंटल एनालिस्ट हो, वो ये कह रहे थे कि मैनेजमेंट पे थोड़ा भरोसा कम है, उनका उत्साह उतना नहीं था। लेवल्स के आधार पर वो लेवल बता रहे थे कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, लेकिन अब लोअर सर्किट लगने शुरू हुए हैं, कहाँ तक रुकेंगे कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो ज़रा पूछते हैं। 6 महीने के नज़रिए के लिहाज से क्या इनको होल्ड करना चाहिए, या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले जब सर्किट ना लगा हो तो इनको एग्ज़िट करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? आज लोअर सर्किट लगा हुआ है 5% का। जी देखिए, ऐसे काउंटर्स बड़े रिस्की रहते हैं जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं, तो थोड़ा उसमें काम करने से पहले ध्यान रखें। और अभी तो मेरे को लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 36 के लेवल पे। तो 36 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में 46 का स्तर पार हुआ तो फिर तेज होके 50 से लेके 52 तक जा सकता है। होल्ड ही करें अभी इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 36 के लेवल पे आता है। ठीक है मैम। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले जरा एक, चूंकि आर पावर में बात हुई है, जेपी पावर पे एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं। मैम जेपी पावर क्या आर पावर से बेटर लग रहा है चार्ट्स पे, या यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है? ये भी 3.5-4% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में इस शेयर में करीब 2-3% की गिरावट रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी जेपी पावर को लेकर के? देखिए, जेपी पावर और आर पावर दोनों के चार्ट में बेटर तो मेरे को आर पावर का चार्ट लग रहा है, पर जेपी पावर की बात करें तो ये भी थोड़ा वीक लगता है। एक बार हो सकता है 17 तक आने की कोशिश करें, तो इसमें भी तैयारी रखिए वीकनेस की, एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 16 के स्तर पे आता है। चलिए ठीक है, अमन जी से बातचीत कर लेते हैं। अमन जी को नमस्कार। ओहो, अमन जी से बिल्कुल जब बातचीत शुरू होने वाली थी तभी फ़ोन कट गया। कोई बात नहीं, सवाल उन्होंने हमें भेज दिया है तो हम उनके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और जानने की कोशिश करते हैं। टाटा स्टील पर शायद उन्होंने प्रश्न भेजा था हमें। 100 शेयर इनके पास हैं टाटा स्टील के, और इनकी ख़रीद का भाव जो है वो 153 रुपये है, और 7 रुपये का हो रहा है इनको फ़िलहाल के लिए नुकसान। मेटल पैक में जो है दबाव आज भी देखने को मिल रहा है। JSW स्टील में भी आज 1.25% की गिरावट है। सेल टूटा हुआ है, टाटा स्टील नीचे है। मेटल में करें तो करें क्या मैम? फिर से आज अब जो है खबरें आ रही हैं कि चीन के अंदर नया स्टिमुलस पैकेज आएगा। अब उस उम्मीद में क्या मेटल में बने रहें, निकल जाएं, क्या करें? 7 रुपये का नुकसान हो रहा है इनको। 148 पे खरीदा हुआ है, 148 का भाव है और 153 पे खरीदा हुआ है। विपुल 5 जी, रुपये का कौन सा नुकसान मेटल जी। कौन सा मेटल स्टॉक इन्होंने लिया है? टाटा स्टील मैम, टाटा स्टील। टाटा जी, स्टील 153 पे लिया हुआ है, 5 रुपये के नुकसान पे है। 148 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 1.5% नीचे है। देखिए, टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक तो वीक ही लग रहा है, नो डाउट। और अभी इसमें भी क्योंकि दिग्गज जो कंपनियां रहती है उसमें हम तो जल्दी से निकलने की सलाह देते नहीं है, क्योंकि देर सवेर वापस से ठीक ठाक वैल्यूएशन से देने लगते हैं। इसलिए उसी तर्ज पे इसमें भी अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी, और एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, जो कि 137 के लेवल पे आता है। ऊपर में 158 बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर वो ब्रेक हुआ तो 170 तक भी जा सकता है। होल्ड करने की सलाह।